हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी कर रहे थे और उसमें हमने पूरा टैक्सेशन सिस्टम समझा है, कौन से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उनका क्या मतलब होता है, वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में जानी है। अब आज की क्लास में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। क्या होता है जीएसटी, कैसे लगता है, इसके आने से क्या हो गया और क्यों इसको लेके आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस सेशन में समझना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कंप्लीट एसएससी जीए का कोर्स लेके आया है। पूरा कोर्स हमारी ऐप पे रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है। पूरे कोर्स के अंदर आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी। इकोनॉमी मैं करवाऊंगी और बाकी सब हमारी टीम पूरी मिलके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेगी। अगर आप लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ स्पेशल इकोनॉमी का कोर्स भी ले सकते हो, जो एसएससी या मैं कहूँगी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बेसिक्स को प्रिपेयर करने के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का इंक्लूडिंग करंट उसके अंदर होगा। आप लोग परचम ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को अवेल कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% ऑफ चाहिए देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये जो कोड है ये दो कोर्सेज पे अवेलेबल होगा, एक एसएससी जीए पे लगेगा और एक एसएससी इकोनॉमी कोर्स के ऊपर लगेगा। ठीक है, यूज कोड PAYL10। अगर आप लोग की तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप लोग अपनी तैयारी को एक टेस्ट देना चाहते हो कि हमारी तैयारी हुई कैसे है, ठीक है, हम लोगों को कितना अभी और प्रिपरेशन करना है और कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो चीज़ें जानने के लिए आप हमारी एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ठीक है, एसएससी टीयर 1 पूरा परचम क्लासेस के ऊपर अवेलेबल है और आप ये टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, जिसमें 3800 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट जो होंगे वो सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट भी होंगे। हर तरीके के टेस्ट आपको मिल जाएंगे दो लेवल पे, बिगिनर लेवल पे और आफ्टर बिगिनर जो आपका लेवल होगा, मतलब जो हाई लेवल होगा, उसके भी टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के फीचर्स क्या है, कब आया, इसके बारे में फैक्चुअल डिटेल्स क्या एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, जीएसटी के बारे में अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जो जीएसटी है उसका मोटो क्या है, क्यों इसको लेके आए। हमको पूरे भारत में एक ही टैक्स करना था। जितने भी टैक्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को हमने जीएसटी में ही सब्ज्यूम कर दिया है। सब्ज्यूम का मतलब क्या होता है, जीएसटी में ही मिला दिया है। उन सब टैक्सेस की जगह अब जीएसटी लगने लगा। ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस की जगह हम लोगों ने जीएसटी ही ले आए हैं, मतलब बहुत सारे टैक्सेस को हम लोगों ने जीएसटी में ही सब्ज्यूम कर दिया है। और इसकी टैगलाइन क्या है, वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। पूछ लेते हैं, पहला देश कौन था जिसने जीएसटी लागू किया। फ्रांस वाज फर्स्ट नेशन टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954। फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया 1954 में। इंडिया ने कौन से देश से जीएसटी का मॉडल लिया। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए, हम लोगों ने डीपीएसपी कहीं और से लिए, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं और से ली, हम लोगों ने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं और से लिया। तो अलग अलग देशों से हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ली है ना। तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि इतने सारे देशों में जीएसटी आ चुका था, तो भारत ने जीएसटी कौन से देश से लिया है। भारत ने जो जीएसटी लिया है, भारत ने जीएसटी कनाडा से लिया है। भारत ने जीएसटी कनाडा से लिया है बिकॉज कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सेम है। इस वजह से हमने कनाडा को बिल्कुल सूटेबल माना और हम लोगों ने कनाडा के मॉडल को अडॉप्ट किया है। हालांकि फ्रांस वाज फर्स्ट नेशन टू इंप्लीमेंट जीएसटी, फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया, लेकिन फिर भी हमने फ्रांस को कॉपी ना करते हुए हम लोगों ने जीएसटी के मॉडल को कॉपी किया है, कनाडा के जीएसटी के मॉडल को कॉपी किया है। ठीक है, जीएसटी जो था वो 122nd अमेंडमेंट बिल था, 2014 के अंदर आया था। ठीक है, और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अब आप लोगों को बिल और एक्ट का फर्क तो पता ही होगा, आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं मेरी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि बिल किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है एक्ट किसको कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो जीएसटी है वो 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो बिल यानी अभी कोई बात लोकसभा में चल रही है, अभी कोई बात राज्यसभा में चल रही है, हम उसको बिल कहेंगे। वो यहां से भी पास हो गया, वो यहां से भी पास हो गया, वो अब भी बिल है। ठीक है, अब वो पास होने के बाद वो गया प्रेसिडेंट के पास, वो अब भी बिल है।
अब भी वो बात जो है वो बिल ही कहलाएगी। अगर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए तब वो क्या बन जाएगा, तब वो एक्ट बन जाएगा। अगर साइन नहीं करते तो बिल कहेंगे कि लैप्स हो गया, बिल खत्म हो गया, ठीक है। अगर साइन कर दिए यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद कोई भी जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। तो मैंने क्या बताया, ये 122वां तो मुद्दा था जो संसद के अंदर पास हुआ है, और 101वां कानून है, 101st एक्ट है, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किए, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने जो है वो साइन किए हैं, ठीक है। तो ये 101वां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और 122वां बिल था। अब देखो क्या हुआ जब ये एक्ट आया, तो आर्टिकल 368 से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। और ये एक ऐसा कानून था, ये एक ऐसा बिल था जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट भी प्रभावित हो रहे थे, बहुत सारे स्टेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि स्टेट के रेवेन्यू पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि आज से तुम टैक्स नहीं लोगे, ये टैक्स जीएसटी में जाएगा। तो स्टेट की रजामंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इस बिल के लिए अपने को 2/3 वोट्स जो है लोकसभा से, 2/3 वोट राज्यसभा से, और 50% स्टेट की भी मंजूरी चाहिए थी। टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28। तो 14 स्टेट्स जो है उस समय, ये बात चल रही है 2016 की, उस समय 29 स्टेट्स थे, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी बना दिया है, पहले स्टेट था। तो उस समय 29 स्टेट्स थे। तो 29 स्टेट्स में से 15 स्टेट्स जब तक हाँ नहीं कहते इस बात के बारे में, जब तक मंजूरी नहीं दे रहे थे, तब तक ये जो कानून है वो लग ही नहीं रहा था, लागू नहीं हो रहा था। 2002 से इसका सफर शुरू हो चुका था और 2016-17 का समय आ चुका था कि ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता था। कभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी नहीं दी, तो कभी राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो 16 स्टेट्स की जो मंजूरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है, या मैं कहूँ 15 स्टेट्स की जो मंजूरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। तो अब क्या हुआ, सबसे पहला स्टेट कौन था जिसने सबसे पहले इसको एक्सेप्टेंस दिया, वो था असम। असम वाज द फर्स्ट नेशन टू एक्सेप्ट दिस, असम वाज द फर्स्ट नेशन टू एक्सेप्ट जीएसटी, ठीक है। सबसे पहले असम ने इसको एक्सेप्टेंस दिया था। लास्ट में किसने दिया, जम्मू कश्मीर ने। लास्ट में किसने दिया था, जम्मू कश्मीर ने। अच्छा, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, केलकर कमेटी ने, विजय केलकर कमेटी। ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मुझे एकदम पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हम लोगों को जीएसटी लाना चाहिए। तो उसकी रिकमेंडेशन पे ये पूरा काम हुआ है। फर्स्ट नेशन कौन है जिसने इसको माना, फर्स्ट नेशन था असम, ए से असम, ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है वो लास्ट नेशन था। जीएसटी जो है भारत में कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत के अंदर जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये तो थी इसकी फैक्चुअल डिटेल। अब एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि संविधान के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब इस 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे बदलाव हुए। आर्टिकल 246 बदला, ठीक है, आर्टिकल 268 बदला, आर्टिकल 269 बदला, आर्टिकल 279 बदला। बहुत सारे कानून जो है उसके अंदर बदलाव आते हैं, बहुत सारे कानूनों के अंदर, बहुत सारे एक्ट्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन कुछ चेंज जो है वो हमको जानने जरूरी है। कौन से चेंज जरूरी हैं, आर्टिकल 279 के अंदर अमेंडमेंट हुआ और एक नया ही सेक्शन ऐड कर दिया गया, 279A। 279A में जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल नाम की एक अलग बॉडी बना दी और इसको कहा तुम जीएसटी संबंधित सारे डिस्प्यूट्स को सोल्व करोगे। तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। इस जीएसटी काउंसिल का कैसा कॉम्पोजिशन है उसको समझो। इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, पहले लेमन टर्म्स में करेंगे, फिर स्लाइड्स पे चलेंगे। देखो, जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन कौन है पहले तो वो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर एक और यूनियन मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस, जो सभी राज्यों के फाइनेंस को संभालते हैं, एक ऐसे यूनियन मिनिस्टर भी होंगे। ये दो लोग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी वो जो है वो इस जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन भी होंगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु चेयर्स जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है,
तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसकी चेयरमैन भी होती है और इसकी एक मेंबर की तरह भी होती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होगा स्टूडेंट्स? सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे 28 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, 28 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, या फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ पे कोई और मिनिस्टर हो सकता है। साथ में दिल्ली के मिनिस्टर होंगे, ठीक है, साथ में पुडुचेरी के, जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे, और साथ में जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कितने हो गए? ये हो गए 28 ये और 3 ये, यानी 31 स्टेट्स, 31 मेंबर तो यहां से हो गए। यहां से कितने हो गए? 2 मेंबर हो गए। तो टोटल जीएसटी काउंसिल में कितने लोग हो गए? 33 मेंबर टोटल हो गए। टोटल 33 मेंबर, टोटल 33 मेंबर्स जो हैं वो जीएसटी काउंसिल में हो गए। और चेयरमैन कौन हो गया? चेयरमैन हो गए फाइनेंस मिनिस्टर। अब कोई भी डिसीजन लेना हो, मान लीजिए डिसीजन ये लेना है कि शराब पर जीएसटी लाएं या ना लाएं, शराब पर जीएसटी लाएं या ना लाएं, मान लीजिए अब इस चीज पे बहस छिड़ी हुई है। अब आपको क्या लग रहा है कि मैम ये तो स्टेट वाली बातें मानी जाएगी, बिकॉज स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, स्टेट के लोग ज्यादा है, तो स्टेट की ही बातें मानी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2 ही लोग हैं, उनकी क्या बातें मानी जाएंगी? तो ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, इनको कितनी वोट्स की ताकत दे रखी है? इनको 1/3 वोट की ताकत दे रखी है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको कितनी ताकत दे रखी है? इनको 2/3 वोट की ताकत दे रखी है। क्या मतलब हुआ? 1/3 को परसेंटेज में बदलो, 1/3 को परसेंटेज में अगर हम बदलते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 33%। कितना आएगा? 33%। मतलब कि अगर ये दोनों किसी चीज के लिए यस कहते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज के लिए यस कहती है, तो 33 वोट्स उसके पक्ष में मिल जाएंगी। मान लीजिए किसी ने ये कहा, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि यस शराब पर जीएसटी आना चाहिए, यस शराब पर जीएसटी आना चाहिए, तो 33 वोट्स जो है वो यस को मिल गई। समझ आ गई आपको बात? आई होप आप लोग समझ गए हैं इस पॉइंट को। इनको 2/3 वोट दिया है। अगर मैं 2/3 को, अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड करूं, अगर मैं 2/3 को परसेंटेज में बदलूं तो कितना आएगा? 66%। कितना आएगा? 66% आएगा, ठीक है, लगभग 66% आएगा। और 66% वोट्स जो है कितने लोगों में बंटनी है? 31 लोगों में बंटनी है, 31 लोगों में बंटनी है, ठीक है, यानी 31 लोगों में बंटनी है। अब तुम एक बात को समझो, 31 लोगों में 66 वोट, मतलब हर स्टेट के पास लगभग 2 वोट्स की ताकत होगी। भाई पंजाब ने बोला कि यस शराब पे जीएसटी ले आओ, तो 2 वोट्स पंजाब की तरफ से यस में मिल गई, 2 वोट्स पंजाब की तरफ से यस में मिल गई। मान लीजिए हरियाणा ने बोला कि नो, तो 2 वोट्स किसको मिल गई? नो को मिल गई 2 वोट। मतलब पर स्टेट के पास कितनी वोट्स हो गई? 2 वोट। और पूरे के पास कितनी हो गई? इस पूरे ग्रुप के पास 66 वोट हो गई, इनके पास 33 वोट हो गई। अब आप कहोगे मैम फिर भी उनके पास ज्यादा बहुमत है। आप बात बिल्कुल सोच रहे हो सही, लेकिन किसी भी डिसीजन के लिए 75% वोटों की जरूरत है। किसी भी डिसीजन के लिए 75% वोटों की जरूरत है। मतलब इनके पास मैक्सिमम 33 वोट्स हैं। 75 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए, 75 का डाटा टच करने के लिए इनको स्टेट की जरूरत होगी, और स्टेट के पास मैक्सिमम 66 वोट्स है। 75 का इनको डिजिट टच करने के लिए इनको भी यूनियन की जरूरत पड़ेगी। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, ना तो स्टेट चला सकता ना ही सेंट्रल चला सकता। सेंट्रल को भी 75% वोट्स के लिए स्टेट की नीड होगी, और स्टेट को भी 75% वोट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड होगी। आई होप आप इसका पूरा कॉम्पोजिशन और काम करने का तरीका जो है वो समझ चुके हो। एक बार देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये 2 मेंबर हो गए यूनियन की तरफ से, और स्टेट की तरफ से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। उनके जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं या डिप्यूटी सीएम आ सकते हैं मीटिंग में, ये सब होंगे। इनके पास 2/3 वोटिंग पावर होगी, इनके पास 1/3 वोटिंग पावर होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन होंगे? वन ऑफ देम, जो भी ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है ना, इनमें से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट की तरह चुना जाएगा, ठीक है। वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इस तरीके से पूरा कॉम्पोजिशन होता है। इनके पास 1/3 वोट है, उनके पास 2/3 वोट है। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इस जीएसटी काउंसिल के काम क्या क्या होंगे? आसान आसान काम है।
कौन सा टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा सेस, कौन सा सरचार्ज, कितना जीएसटी किस चीज पे लगेगा, ये सारी बातें जो है जीएसटी काउंसिल बताएगी। जीएसटी स्पेशल रेट्स डिसाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल ही बताएगी कितना परसेंट कैलेमिटी सेस लगेगा, कितना परसेंट कहीं कहाँ पे क्या लगेगा, ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल ही बताएगी। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अगर किसी यूनियन और स्टेट के बीच में करना है, कि डिस्प्यूट हो रहा है कोई यूनियन और स्टेट के बीच में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल ही करेगी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, किन लोगों से जीएसटी लेना है, किन किन से जीएसटी नहीं लेना है, मतलब थ्रेशोल्ड यूनिट, भाई कितने से ज्यादा कमाने वाले को या कितने से ज्यादा टर्नओवर वाले को जीएसटी पे करना है, इस चीज का डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल ही लेती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए जीएसटी काउंसिल के। अब हम पढ़ते हैं इनके फीचर के। जीएसटी जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके फीचर क्या है, उसके फीचर क्या है, वो कैसा टैक्स है। जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने देखा जीएसटी के अंदर कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो है वो लागू नहीं हो रहा है, जीएसटी में कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो है वो सब्ज्यूम नहीं हो रहा है, जीएसटी में ओनली इनडायरेक्ट टैक्स ही सब्ज्यूम हुए हैं। ऐसा क्यों, डायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम क्यों नहीं हुए, या इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स को ही सब्ज्यूम क्यों कर रहे हैं, उसको समझो, उसको समझो। देखो जी, अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही होता है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? ये कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही होता है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है कास्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करती हूं, अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। कास्केडिंग इफेक्ट देखो क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। देखो जैसे 3 पर्सन हम ले लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। ए ने कोई सामान 100 रुपए का लिया, ठीक है, और वो जैसे ही बी को बेचने लगा, वो जैसे ही बी को बेचने लगा, मैं बता रही हूं जब जीएसटी नहीं आया था, जब जीएसटी नहीं आया था, ठीक है, जब जीएसटी नहीं आया था तब कैसे ट्रांजैक्शंस होती थी, ये कास्केडिंग इफेक्ट कैसे परेशान करता था, उसको देखो। 100 रुपए का सामान है, जैसे ही बी को बेचने लगा, यहाँ पे सेल टैक्स वाले खड़े हो गए, बोले कि हमें 10% सेल टैक्स दो। ठीक है, तो उन्होंने 10% सेल टैक्स दिया, यानी 10 रुपए जो है सेल टैक्स का दिया। सामान बी को कितने का मिला? 110 का मिला। 100 रुपए का सामान था, 10 रुपए टैक्स के लग गए। ठीक है, अब बी जो है इसको सी को बेचेगा, बी जो है इसको सी को बेचेगा, ये फिर से बेच रहा है, तो 10% सेल टैक्स लेने वाले फिर से आ गए। ठीक, 10% सेल टैक्स लेने वाले फिर से आ गए। अब हमने क्या किया, 100 प्लस 10 पे 10% टैक्स जो है वो निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। 10 का 10% कितना हो गया? 1 रुपया। यानी आपको कितना टैक्स देना है? 11 रुपया। 11 रुपया आपको टैक्स देना है। अब बात को समझना, 110 का तो सामान पड़ा था इसको, ये 110 का सामान पड़ा था। ठीक है, 110 पे 11 रुपए आप टैक्स दे रहे हो, यानी 121 रुपए का सामान जो है वो सी को पड़ेगा। कितना? 121 रुपए का सामान जो है वो सी को पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। देखो 100 का सामान चला था ए से, ठीक है, टैक्स लग गया, इसको क्या कहा भाई 110 रुपए दे दे, 100 रुपए का सामान 10 रुपए टैक्स के। ठीक है जी, अब जैसे ये बी को सी से बेचने लगा, बी सी को बेचने लगा, तो बी ने सी को क्या कहा कि भाई देख 110 का सामान है और इसके ऊपर 10% टैक्स है, 110 का तो सामान है, ठीक है, ये तो मैंने ही दिए हैं, 110 का तो सामान है, और जब मैं ये तुझे बेच रहा था तो फिर से सेल टैक्स वाले आ गए, उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया 110 रुपए पे। ठीक है, यानी 11 रुपए जो है वो टैक्स के अब तू देगा मुझे, 121 रुपए का सामान तुझे पड़ेगा, 110 का सामान है और 11 रुपए जो है वो टैक्स के हैं। अब तुम एक बात को समझना, ये जो 10% लगा है, ये 100 प्लस 10 पे 10% लगा है ना, 100 प्लस 10 पे 10% लगा है। 100 का सामान था, 10% ले लिया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये 10 रुपए तो ऑलरेडी टैक्स था, 10 रुपए तो टैक्स के थे, आपने टैक्स पे टैक्स ले लिया, आपने 10 रुपए पे 10%, यानी जो ये 1 रुपया फालतू का लिया है, ये टैक्स पर टैक्स है, कोई सामान पे टैक्स नहीं है। आप क्या कह रहे हो, सामान पे टैक्स लो, अच्छी बात है, लेकिन टैक्स पे टैक्स किस बात का ले रहे हो? इसको क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी जब आ जाएगा, जीएसटी जब आ गया है, तो जो ये 1 रुपया है ये आपके अकाउंट में वापिस आ जाएगा, जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा जाएगा? ये 1 रुपया जो है वो टैक्स ऑन टैक्स है,
जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं लिया जाता, कास्केडिंग नहीं लिया जाता। जितना भी सामान होगा सिर्फ उस पे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। सामान कितने का है, 100 रुपए का है, तो आपसे 100 रुपए पे ही टैक्स लिया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा रुपया आपने दे दिया है वो आपके अकाउंट में फिर से वापस आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से। जितनी वैल्यू ऐड होती रहेगी ना सामान पे, बस उस वैल्यू एडिशन पे आपको टैक्स देना है, टैक्स पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये कास्केडिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग लग के सामान महंगा होता जा रहा था। कास्केडिंग इफेक्ट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में ही देखा जाता था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में तो लंबी चेन होती ही नहीं है, आप गए और सीधा आपने सरकार को दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में ही होता है, ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, लंबी चेन चलती है और हर लेवल पे टैक्स लग लग के, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग लग के सामान महंगा होता रहता है, जिसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स के इस कास्केडिंग को खत्म करने के लिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में ही आया है। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाई हूं। जिसको समझ नहीं आया है वो सिर्फ इतनी सी बात लर्न कर ले कि कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है वो तो समझ आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आया तो उसका भी बता रही हूं मैं। कास्केडिंग इफेक्ट इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश तो की है, बट पता नहीं कि मैं समझा पाई हूं या नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। इसके बाद पहले एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर किसी को दिक्कत आए। हमने देखा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इसमें एक नहीं बहुत सारे टैक्सेस शामिल हो गए हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। ये मल्टी स्टेज्ड है, मल्टी स्टेज्ड है मतलब ए से सामान गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे। यहां भी जीएसटी लग रहा है, यहां भी जीएसटी लग रहा है, यहां भी जीएसटी लग रहा है, हर लेवल पे जीएसटी लग रहा है, हर स्टेज पे जीएसटी लग रहा है। इसको कहते हैं मल्टी स्टेज्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन गंतव्यात्मक कर है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है इसको समझो। जैसे मान लीजिए जीएसटी कैसे लगता है, जीएसटी लगता है, मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, कार पे 28% जीएसटी लगना है, कार पे 28% जीएसटी लगना है। तो इसके टुकड़े कैसे होंगे, 14% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा जिसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, और 14% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा जिसको हम कहेंगे एसजीएसटी। ठीक है, मान लो मैं आपको कह रही हूं कि 1 करोड़ की गाड़ी है, कितने की, 1 करोड़ की गाड़ी है। 1 करोड़ की गाड़ी पे टैक्स कितना लग गया, 28% आपका जीएसटी लग गया। ठीक है, तो 28 लाख, 1 करोड़ 28 लाख रुपए आपको देने हैं, 1 करोड़ 28 लाख रुपए आपको देने हैं। तो इस 28 लाख के टुकड़े कैसे होंगे, 14 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, 14 लाख रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और 14 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। अब मान लीजिए ये जो गाड़ी है ये हरियाणा में बनी, एग्जाम्पल के लिए ये जो गाड़ी है ये हरियाणा में बनी और बिकने गई ये पंजाब में बिकी। ठीक है, पंजाब में जाके ये बिकी, बनी थी हरियाणा में, बिकी कहाँ पे, पंजाब में। तो ये अब ये 14 लाख रुपए जो है ये कौन से स्टेट को दिए जाए, ये हरियाणा को दिए जाए या पंजाब को दिए जाए, कौन से राज्य को दिए जाए, यहाँ लड़ाई हो गई। तो क्या फैसला निकाला जीएसटी काउंसिल ने कि जो ये जीएसटी होगा ना ये डेस्टिनेशन बेस्ड होगा, यानी इस गाड़ी की डेस्टिनी कहाँ पे जाके समाप्त हो रही है, कहाँ पे जाके खत्म हो रही है इसकी डेस्टिनी। तो पता लगा इसकी डेस्टिनी तो पंजाब में जाके खत्म हो रही है, पंजाब के अंदर ये यूज हो गया, पंजाब के अंदर जाके बिक गया है, यानी इसकी डेस्टिनी पंजाब में जाके खत्म हो गई। तो हम ये 14 लाख रुपए किसको दे देंगे, पंजाब गवर्नमेंट को दे देंगे। यानी प्रोड्यूसर स्टेट्स को पैसा नहीं मिलेगा, उसका जो कंज्यूमर राज्य है जो कंज्यूम कर रहा है उस सामान को, उसको वो 14 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, इस बात पे काफी लड़ाई भी हुई, ममता बनर्जी काफी परेशान हुई, काफी दुखी हुई वो इन बात से, लेकिन फिर राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें नहीं जाते हम। तो पंजाब में बिकी 14 लाख रुपए, इसको क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड, जहां पे इसकी डेस्टिनी खत्म हो रही है वहां पे सामान का टैक्स लग जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन वैट एंड रिड्यूस कास्केडिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कास्केडिंग क्या होता है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, जितनी वैल्यूज ऐड होती रहेंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉक्स था मोबाइल का, ठीक है, वो मोबाइल का बॉक्स है 10,000 रुपीज का। ठीक है, अब अगले लेवल पे हमने उसमें चार्जर और डाल दिया है, अगले लेवल पे हमने उसमें चार्जर डाल दिया 200 रुपए का। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज ऐड होती जा रही है ना उस पे टैक्स लिया जाएगा, सिर्फ सामान पे टैक्स लिया जाएगा, ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, कास्केडिंग नहीं लगेगा। ठीक है,
इसके 3 ऑर्गन होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। सेंट्रल जीएसटी, मान लीजिए कोई सामान है 100 रुपए का, ठीक है, और 100 रुपए पे 5% जो है वो जीएसटी लग रहा है। 5% जीएसटी, 5% के टुकड़े कैसे होंगे? 2.5% तो चला जाएगा ये सेंट्रल जीएसटी के नाम का, और 2.5% चला जाएगा ये स्टेट जीएसटी के नाम का, एसजीएसटी के नाम का, ठीक है। यानी 100 रुपए पे 5 रुपए के टुकड़े कैसे होंगे? 2.5 रुपए ले गया सेंट्रल गवर्नमेंट और 2.5 रुपए यानी 2 रुपए 50 पैसे ले गई स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुई बात? इसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। व्हाट इज आईजीएसटी? आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये इंटर स्टेट ट्रेड जब होता है तब लगाया जाता है, इंटर स्टेट ट्रेड पर लगाया जाता है, इंटर स्टेट ट्रेड पर आईजीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे। मान लो कोई सामान हरियाणा से बन के पंजाब में बिका था, हरियाणा से बन के पंजाब में बिका था, ठीक है। तो यहाँ पे वो गाड़ी थी, उस पे क्या लिखेंगे? बिल में क्या लिखा आएगा? 28% आईजीएसटी, ऐसे लिखा पाएगा 28% आईजीएसटी। आईजीएसटी समझते लिखते ही आप समझ जाएंगे कि ये इंटरस्टेट ट्रेड हुआ है। तो इंटरस्टेट ट्रेड किस पे लगेगा? इंटरस्टेट ट्रेड पर क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। तो वहां ऐसे अलग अलग करके नहीं दिखाएंगे, हालांकि इसके भी टुकड़े ऐसे ही होंगे, सी इतना और एस इतना, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, लेकिन नाम क्या दे दिया उसको? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन है इसके, इंटरस्टेट ट्रेड पे आईजीएसटी, बाकी। इसके बाद इसके मल्टी स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। फिर सेस अलग होता है, अलग अलग राज्य जो है वो जीएसटी काउंसिल अलग अलग सेस लगा सकती है। जैसे केरला के अंदर कैलेमिटी सेस लगा दिया था, भाई वहाँ पे जो बाढ़ आ गई थी केरला के अंदर, उसके पैसे के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मांग लिया था लोगों से। तो वो चीज़ों में इतनी गहराई में हमें नहीं जाना है। मल्टी स्लैब्स है, 0% लगता है, 5% लगता है, 12% लगता है, 18। अब कौन सी चीज़ पे कितना लगेगा ये बात आपको जीएसटी काउंसिल बताएगी, ठीक है। ये आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जीएसटी काउंसिल ने लिस्ट बनाई हुई है। अब अगली बात है हु हैज टू पे जीएसटी। जीएसटी देना किसको है? क्या सबको जीएसटी पे करना है? क्या मैं भी जीएसटी पे करती हूँ क्या? तुम भी करते हो क्या? किसको जीएसटी पे करना है? अब ये बात है, ठीक है, किसको जीएसटी पे करना है वो समझते हैं। समझो भाई, जो ये जीएसटी है, ठीक है, कंपनीज दे रही है, ठीक है, जिस जीएसटी नंबर मिला हुआ है, जीएसटी नंबर मिला हुआ है, जीएसटी नंबर जो है वो मिलता है 15 अल्फा न्यूमेरिक्स का होता है। जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है, 12 न्यूमेरिक्स का होता है, ऐसे ही जो जीएसटी नंबर है वो 15 अल्फा न्यूमेरिक्स का होता है। अभी बात करेंगे उस पर। अब जीएसटी जो है वो 2 तरीके से मैंने बांट दिया। एक तो फॉर जनरल स्टेट, फॉर जनरल स्टेट। जनरल स्टेट क्या होते हैं? जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जहां पे जिंदगी बिताना जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है, हिली एरिया नहीं है, आजीविका चलाना, लाइवलीहुड चलाना आसान है। फिर होते हैं कुछ स्पेशल स्टेटस स्टेट, जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 371, स्पेशल स्टेटस स्टेट। ये लगभग 11 स्टेट हैं, 11 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। जैसे आ गया आपका हिमाचल आ गया, जैसे आपका मेघालय आ गया, जैसे आपका सिक्किम आ गया, ये जो है त्रिपुरा आ गया, ये जो है स्पेशल स्टेटस स्टेट वाले हैं, नागालैंड है जैसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर कोई आदमी, अगर कोई कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है, 20 लाख से ज्यादा का है, क्या चीज 20 लाख से ज्यादा है? टर्नओवर, एक साल की बिक्री। जिसको टर्नओवर नहीं पता, लास्ट सेशन में जाके देखो, मैंने बताया है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है तो उसको जीएसटी पे करना था। लेकिन अब इसको 2019 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया कि कोई जनरल स्टेट में कोई कंपनी है और अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है, अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है तो उसको जीएसटी पे करना है, अदरवाइज नहीं करना। भाई मान लो कोई कंपनी है, 5,000 रुपए मंथली वो सामान बेच देती है, 5,000 रुपए मंथली, तो साल के कितने हो गए? साल के हो गए 60,000 रुपए,
ठीक है, साल के कितने हो गए, 12 महीने हैं, एक महीने में 5,000, 60,000 रुपए मंथली वो सामान बेच रही है, यानी टर्नओवर उसका कितने का है, 60,000 का है। प्रॉफिट नहीं कह रही मैं, टर्नओवर कह रही हूं, फिर से याद करो, एक साल की बिक्री। तो 60,000 रुपए अगर कोई बेच रहा है, 60,000 रुपए का सामान कोई बेच रहा है, उसको जीएसटी नहीं देना है। यहीं पे वो 50,000 का देता है, यानी 6 लाख का, उसको भी नहीं देना है। वो 5 लाख की पेमेंट पर मंथ कर रहा है, 60 लाख रुपए की पेमेंट वो, यानी 60 लाख रुपए का टर्नओवर उसका एक साल का है, तो उसको जीएसटी देना है। हर किसी को जीएसटी नहीं देना है। किसको जीएसटी देना है, अगर कोई कंपनी जनरल स्टेट की है, कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की है, कोई सर्विस की है, कोई कंपनी है जनरल स्टेट के अंदर है वो, और अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है तो उसको जीएसटी पे करना है। पहले ये यूनिट 20 लाख से थी, अब इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। अब मान लीजिए अगर कोई कंपनी जो है वो स्पेशल स्टेटस स्टेट में है, ठीक है, उन 11 राज्यों में है, तो क्या होगा, अगर उनका टर्नओवर जो है वो 10 लाख से ज्यादा का, 10 लाख से ज्यादा का, तो उसको जीएसटी पे करना था। लेकिन अब इसको भी बढ़ा के कितना कर दिया, इसको बढ़ा के कर दिया 20 लाख। आज के दिन क्या है, 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है अगर किसी का, और वो अगर स्पेशल स्टेटस स्टेट में रहते हैं, अगर वो स्पेशल स्टेटस स्टेट में रहते हैं तो उनको जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट के किसको जीएसटी पे करना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 20 लाख और 10 लाख था, इसको बढ़ा के हम लोगों ने 40 लाख कर दिया है। ठीक है, इसको बढ़ा के हम लोगों ने क्या कर दिया है, 40 लाख कर दिया है। ठीक है, जनवरी 29 में जीएसटी काउंसिल ने इसकी लिमिट को डबल कर दिया है, 40 लाख और 20 लाख कर दिया है फॉर जनरल स्टेट यानी ऑर्डिनरी स्टेट और स्पेशल स्टेटस स्टेट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात समझ ली है। अब ये जीएसटी नंबर क्या होता है इसको समझ लो। आपको पता है आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है, उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते, सिर्फ डिजिट्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 ऐसे। ठीक है, आधार नंबर। फिर आपका पैन कार्ड 10 अल्फा न्यूमेरिक्स का होता है, उसमें ऐसे पाएगा, पैन नंबर जो है 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, है ना। जैसे आप अपना पैन कार्ड निकाल के देखो और नंबर देखो 10 पाएंगे, ऐसे पाएगा AF 1 2 3 B, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, जो आधार कार्ड आप अपना निकाल के देखोगे तो उसमें आपको 12 न्यूमेरिक्स मिलेंगे, 12 न्यूमेरिक्स मिलेंगे, आपको अल्फाबेट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे मिलेगा 4 5 1 8 1 2 1 3, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं मिलेंगे। जो आपका जीएसटी होता है, जीएसटी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 15 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं, इसके अंदर 15 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं। ठीक है, 15 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं, जैसे 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 15 अल्फा न्यूमेरिक्स, जैसे AF 1 2 3 2 Y X A 1 2, इस तरीके से आपके 15 अल्फा न्यूमेरिक्स होंगे। शुरू के 4 डिजिट्स कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, सर्विस की है, किस चीज़ की कंपनी है। फिर अगले 2 यूं बताएंगे कौन से सिटी में है, ये कौन से स्टेट में। इस तरीके से 15 डिजिट्स के अंदर, 15 अल्फा न्यूमेरिक्स के अंदर अलग अलग डिटेल्स होती है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, 15 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं। कौन इसको देता है, जैसे पैन कार्ड आपको कौन देता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, आयकर विभाग वाले आपका पैन कार्ड लॉन्च करके देते हैं। आधार नंबर कौन देता है, UIDAI वाले देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI वाले देते हैं। इसी तरीके से आपका जीएसटी नंबर कौन लॉन्च करता है, जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड। कौन लॉन्च करता है, जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वो आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराती है। इस जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड के अंदर क्या है, कैसी कंपनी है, ये प्राइवेट है, पब्लिक है, कैसी कंपनी है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई, ये पर्टिकुलर किसी काम के लिए आई है। काम क्या है, जीएसटी नंबर देना। जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे इसको हटा भी दें, क्या पता। अब ओरिजिनली इसके पार्टनर कौन थे, ठीक है, 2013 से 2018 के बीच इसका ओनरशिप कैसा था। यूनियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी में 24.5% पैसे दिए हुए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने 24.5%, बाकी बचे हुए 51% जो है वो जैसे HDFC ने, ICICI ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने, इन्होंने दिए थे। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर क्या बातें चल रही है, इन फ्यूचर कि यूनियन गवर्नमेंट अब अपना परसेंटेज बढ़ा के कर देगी 50%, और इनसे सारे स्टेक्स ले लिए जाएंगे। इनको कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं देना, ठीक है, हम दोनों बांट लेंगे, यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। तो ये जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड की शेयर होल्डिंग मैंने आपको बताई है कि 18 तक क्या थी और अब क्या बातें चल रही है बढ़ाने की।
फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी, ये न्यूज में चल रहा है, नया है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये क्या है? जीएसटी प्रोवाइडर, सुविधा प्रोवाइडर, नाम से ही पता लग रहा है कुछ ऐसी सेलेक्टेड प्राइवेट और फाइनेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी होती है जो ऐसे ऐसे ऐप या ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिससे आपको जीएसटी पे करने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, दीज आर सेलेक्टेड प्राइवेट आईटी और फिनटेक कंपनीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी होती हैं जो ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो जीएसटीएन पोर्टल से इजीली इंटरेक्ट कर सके, उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड था। तो ये था जीएसटी के बारे में। अब एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिड जीएसटी कम इनटू एक्शन इन इंडिया? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबॉलिश्ड बाय द जीएसटी? जीएसटी से कौन सा टैक्स एबॉलिश हो गया है, मतलब अब उसकी जगह जीएसटी आ गया है? सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। आप देखो ये जो है, ये कॉर्पोरेट टैक्स मैंने 2 बार डाल दिया है, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी में चला गया है, अब ये अबॉलिश हो गया है, उसकी जगह अब जीएसटी लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जीएसटी किस तरीके का टैक्स है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या नन ऑफ द अबव? जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद हु इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल? ये आपको बताना है, मैं बहुत बता चुकी, अब आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, आई विल चेक योर आंसर। जो गलत बताएगा उसको करेक्ट भी करूंगी, सही वालों को लाइक कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। मैंने बताया है वीडियो में, जिसको नहीं पता है, जो नहीं बता पा रहा है, फिर से वीडियो को एक बार सुनो कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। देखो जीएसटी के अंदर ना लगभग 4 से 5 घंटे मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इतना डिटेल में जाना नहीं है अपने को। जिस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए, और बेसिक्स हम लोगों ने समझ लिए हैं। बहुत गहराई में जाओगे बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं तो जो जरूरी था वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। आई होप आपको समझ आया है और आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।